नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्य की विभिन्न व्यवस्था को लेकर विपक्षी भाजपा और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। विपक्ष ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए विधि व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए, वहीं सत्ता पक्ष ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। विपक्षी भाजपा के हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने गिरिडीह जिले में पुलिस की पिटाई के बाद रांची स्थित रिम्स में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत पर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के बाद पुनः उनकी पोस्टिंग किया जाना ये दर्शाता है कि सरकार उन्हें पुरस्कृत कर रही है। लोगों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हुआ है। कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए वो प्रशासन का नहीं है। आज गिरिडीह की भी घटना देखेंगे, जिस बर्बरता के साथ वहां पर थाना में ले जाकर मारा गया, और अभी जो घटना सामने आई है कि पुलिस के पीटने के वजह से रिम्स पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वैसे पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज करके उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, और आम लोग के ऊपर जिस तरह से हत्या पर पुलिस सक्रिय होती है उसी तरह उस पर दंडित करना चाहिए। जिसने गलत किया उसको आप 2 दिन के लिए सस्पेंड किए और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद नया थाना का प्रभारी बनाए, तो ये दर्शाता है कि सरकार का क्लियर इंडिकेशन है कि आप जितना भी बर्बरतापूर्ण काम करेंगे आप दंडित नहीं होंगे, सरकार आपको सम्मानित करेगी। वहीं भाजपा विधायक नीरा यादव और भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था हो चुकी है। सदन के शुरू दिन से ही इस बात को सदन के समक्ष रखा जा रहा है, पर इस विषय पर कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी के साथ साथ पदाधिकारी पर हमला किया जा रहा है। वर्तमान सरकार का विधि व्यवस्था पर थोड़ा भी ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पर ध्यान है, इसलिए जनता त्राहिमाम कर रही है। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्रवाई से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज आम नागरिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। कभी एसडीएम के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कभी यहाँ के जो ऑफिसर बालू गाड़ी की कोशिश। आज आपका जमीन, कल कौन उसमें बाउंड्री करने लगेगा, जाली कागज बना लेगा, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर देगा, टेम्परिंग कर देगा। आपका भी जमीन सुरक्षित नहीं है। आज गढ़वा का ही देखिए, गढ़वा में पूर्व मंत्री जी है, वो सिन्हा जी के जमीन लिखवा लिए, बेचारा के रात के हार्ट फेल हो गया। क्या है हो गया लाला जी? तो ये मामला आप लोग उठाए सदन में? सदन में तो खूब मामला उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला अध्यक्ष जी नहीं सुनते हैं क्या? अध्यक्ष जी तो सुनने की सुन ही रहे हैं, सरकार कहाँ सुन रहा है? उन्हीं के सत्ता पक्ष के विधायक का नहीं सुन रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के कांग्रेसी विधायक सुरेश बैठा ने विधि व्यवस्था के विषय पर कहा कि झारखंड राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी विधि व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु लगातार ध्यान दे रहे हैं। घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हो, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है तो इसको डीजीपी साहब देख रहे हैं, एसपी साहब, सीनियर एसपी साहब देख रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी हो, इस तरह घटना नहीं होना। वही सोरेन कर रहे हैं कि जमशेदपुर में ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। इस पर आजसू पार्टी ने गंभीर चिंता जताते हुए सोमवार को डीसी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को शहर में हेलमेट चेकिंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली और बड़े वाहनों की पार्किंग से उत्पन्न जाम की समस्या से अवगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि जिले में ज्यादातर पुलिसकर्मियों को वाहन जांच में लगा दिया गया है, जिससे शहर में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो गई है। हेलमेट चेकिंग के नाम पर पुलिस हर 500 मीटर की दूरी पर छिपकर खड़ी रहती है और बगैर हेलमेट पहने
वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूलती है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। कई बार एक ही चालक से दो बार जुर्माना वसूला जा रहा है और सड़क के किनारे बड़े वाहनों की पार्किंग से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस की कार्यशाला सिर्फ 2 पहिया वाहनों तक ही सीमित है, जबकि 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच कभी नहीं की जाती। इसके अलावा अखबारों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ट्रैफिक डीएसपी द्वारा नो एंट्री के समय बड़े वाहनों को शहर में आवागमन के लिए पास जारी किया जाता है, जो गलत है। यदि ये पास जारी किए जाते हैं तो ये किस कानून के तहत किए जाते हैं और ऐसे वाहनों से दुर्घटना होने पर मृतकों के आश्रितों को मुआवजा मिलेगा या नहीं, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आजसू पार्टी ने उपायुक्त से आग्रह किया कि वे इन समस्याओं का समाधान शीघ्र करें, अन्यथा पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जुल्म का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ही नहीं, पूरे राज्य में हेलमेट जांच, सीट बेल्ट जांच और गाड़ी की कागजात की जांच के नाम पे जो पुलिस द्वारा भया दोहन हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज उपायुक्त महोदय को एक मांग पत्र दिए और मांग किए हैं कि देखिए पूरा का पूरा पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग में लगा हुआ है, जिसका परिणाम है कि जिले में अपराध चरम पे है। हत्याएं हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। पुलिस का ध्यान उधर नहीं है, सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम पुलिस का रह गया है कि हेलमेट जांच, कौन हेलमेट नहीं पहनता, और यही सबसे बड़ा अपराध मान लिए हैं। इसके साथ साथ हमने मांग किया है कि पिछले दिनों आप ही के माध्यम से पता चला कि नो एंट्री के समय में भी यहाँ के यातायात डीएसपी के द्वारा एक पास निर्गत किया जाता है कि वो गाड़ी नो एंट्री में भी चल सकता है। तो ये मौत का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार डीएसपी साहब को किसने दिया है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बांट रहे हैं तो उसके साथ एक नियम बनाया जाए कि उस दरमियान अगर उस गाड़ी से किसी बच्चे का या किसी नागरिक का एक्सीडेंट होता है तो तत्काल उस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी निर्धारित करें डीएसपी साहब। ये हमने मांग करने आए थे। साथ ही साथ पिछले दिनों हमने देखा, वो भी आप ही के माध्यम से पता चला कि एक गाड़ी का 2 चालान पुलिस काट देती है और प्रभारी और एसआई में आपस में झगड़ा हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह भया दोहन हो रहा है इस जिला में। पैसे के लिए अधिकारी को नहीं पहचान रहे हैं, अधिकारी लड़ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को बंद किया जाए और ट्रैफिक व्यवस्था का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए पिछले दिनों संजीव सरदार ने विधानसभा में आवाज़ उठाया था तो परसोटी थाना के पास से जांच हटा दिया गया और जांच टीम आई थी रांची से, उन्होंने देखा कि 1 किलोमीटर के दायरे में 2 ठो था तो एक को हटाया है। आज जाकर देखिए 500 मीटर में 4 ठो चेकिंग पॉइंट लगा दिया इन्होंने। जमशेदपुर के मनमामा थाना अंतर्गत रेलवे कैरेज कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय सनी कुमार शर्मा की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। पेशे से कॉर्पोरेट सनी 16 मार्च को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुर्घटना के बाद से उसका इलाज जारी था, लेकिन शनिवार को उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने पैसे न चुकाए जाने के कारण शव देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सांसद विद्युत वरण महतो के हस्तक्षेप के बाद रविवार को अस्पताल प्रबंधन ने शव परिजनों को सौंपा। कागजी प्रक्रिया के बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक शनि शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बच्ची भी है। इस दुर्घटना में घर का चिराग बुझ जाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के मौसेरे भाई संटू कुमार शर्मा ने बताया कि घटना के दिन सनी किसी काम से साक्षी जा रहा था, तभी उसकी बाइक बरममेज सुनसुनिया गेट के पास सड़क पर बालू होने के कारण स्किड कर गई और वह गिर पड़ा। उसका हेलमेट दूर जा गिरा, जिससे उसे सिर में गंभीर चोट आई। कुछ लोगों ने मदद की और उसे एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। यहां से उसकी हालत गंभीर होने के बाद टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संटू कुमार शर्मा ने यह भी बताया कि सुनसुनिया गेट के पास अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कल 16 तारीख को जा रहे थे, संडे का दिन, साक्षी कुछ काम का पर्पस के लिए वो स्टिप करके सुनसुनिया गेट बरा में सुनसुनिया गेट ढलाव का पास में स्टिप करके वो गिर गए। अच्छा। और सर में चोट लगी है। घटना मैक्सिमम 2:30 से 3 बजे का बीच में है।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने धर्म परिवर्तन करने के बाद आरक्षण समाप्त किए जाने की बात कही है। इस पर सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। सभी ने अपना अपना पक्ष रखते हुए इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। सत्ता पक्ष के विधायक हेमलाल मुर्मू ने धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण नहीं मिलने के विषय पर कहा कि इसके लिए संविधान में बदलाव लाना होगा और संविधान में बिना सुधार लाए ऐसा संभव नहीं है। ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। आदिवासी के दूसरे धर्म में चले जाने के बाद उसका आदिवासियत खत्म नहीं होता है। ये मामला पार्लियामेंट का है। वहीं इस मामले पर भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी ने अपने साथी विधायक की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाना चाहिए। इसके लिए पार्लियामेंट में संविधान में बदलाव लाना पड़ेगा। संविधान को बिना सुधारे ये संभव नहीं है। ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। आदिवासी दूसरे धर्म में चले जाने के बाद उसका आदिवासियत नहीं खत्म होता है। यही है सबसे बड़ी बात। इसीलिए संविधान के बारे में जानकारी अगर नहीं होगा उनको तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाषण दे दिया लोगों। धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलेगा? तब तो फिर सबको ये हम लोग को भी आदिवासी समाज में बना दीजिए, हम लोग भी वहीं में रहेंगे, हम लोग को भी दीजिए आरक्षण का लाभ। वहीं जदयू से जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोहरा लाभ नहीं ले सकता है। आप आदिवासी होने का भी लाभ लीजिएगा और धर्म के आधार पर भी लाभ लीजिएगा, ये सही नहीं है। इस विषय पर सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने भी अपनी बातों को रखा। चंपई सोरेन जी ने कोई भी व्यक्ति दोहरा लाभ नहीं ले सकता है। आप आदिवासी होने का भी लाभ लीजिएगा और धर्म के आधार पर भी लाभ लीजिएगा। अब जब आपने धर्म परिवर्तन कर दिया तो निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि आपका धर्म बदला तो धर्म बदलने के बाद आप आदिवासी रह गए कि नहीं रह गए। धर्म परिवर्तन करना सवाल नहीं है, सवाल है कि वो आदिवासी है। धर्म तो धर्मनिरपेक्ष देश है तो धर्म कोई धर्म अपना सकता है, लेकिन जात में तो आदिवासी है, आदिवासी के लाभ मिलेगा उसको। चंपई जी वो तो धार्मिक स्तर पर बात कर रहे हैं कि नहीं, वो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, उनका कहने का मतलब ही है। लेकिन एक्चुअल में तो आदिवासी है ना, खतियन में तो आदिवासी है, उरांव है, मुंडा है, वो है, ये सब मानकी है, ये सारी चीज़ें उस पर इंगित किया गया। और खतियन पर आधारित ही आरक्षण का लाभ मिलता है लोगों को, इसलिए वो आदिवासी है, आदिवासी को मिलना चाहिए। और सीपीआई ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव किया। रांची के शहीद मैदान में जुलूस की शक्ल में विधानसभा घेरने निकले सीपीआई नेताओं के साथ झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा, झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा और अन्य सहयोगी संगठन भी शामिल थे। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि विधानसभा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाई जाए। उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आरक्षण का समर्थक नहीं हो सकता। राजा ने यह भी कहा कि बीजेपी कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को ठेकेदारी में आरक्षण देने के फैसले का विरोध कर रही है, जबकि ये फैसला सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। विधानसभा घेराव की दिशा में बढ़ रहे सीपीआई और उनके सहयोगी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विधानसभा पहुंचने से पहले ही जगन्नाथ मंदिर के पास रोक लिया, जहां ये मार्च एक आम सभा में तब्दील हो गया। इस मौके पर सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक सहित सभी नेताओं ने कहा कि सीपीआई हमेशा से आम आदमी के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती आई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पार्टी को लगा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है, तो पार्टी ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे सड़कों पर संघर्ष करेंगे। Not gathering of Vidhan Sabha. This is a rally march towards Vidhan Sabha.
because Vidhan Sabha is the power center representing the will of the people of Jharkhand. Our party has a number of demands. One important demand is to have Dr. Ambedkar statue and Jaipal Singh Munda statue in the premises of new Vidhan Sabha, and our party has organized this rally to tell Mr. Hemant Soren, the Chief Minister, to understand the wish, urge of the people, so that he takes a decision as early as possible to install Dr. Ambedkar statue and Jaipal Singh Munda statue. इधर जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में पानी की समस्याएं गहराती जा रही हैं। इन समस्याओं को लेकर सामाजिक संस्थान सेवा ही लक्ष्य ने सोमवार को आदित्यपुर पहुंचकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की कार्यपालक अभियंता को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में जुगसलाई क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में पानी की आपूर्ति, पाइपलाइन और जल निकासी से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। संस्थान के अध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि आरपी पटेल स्कूल के पास जर्जर पानी की टंकी की मरम्मत, सफीगंज मोहल्ला में 1 वर्ष से लंबित पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को चालू करने, गौरी शंकर रोड और गरीब नवाज कॉलोनी के घरों तक पाइपलाइन की सुविधा प्रदान करने और ME स्कूल रोड पर स्थित पुराने जर्जर टंकी को ध्वस्त कर नई टंकी निर्माण की मांग की गई है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई, प्रदीप मिश्रा चौक से काली मंदिर तक पाइपलाइन से वंचित लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। इन समस्याओं की शीघ्र समाधान कराने की बात कहते हुए मानिक मलिक ने विभाग से जनहित में त्वरित कार्रवाई की अपील की। आज जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत पानी की समस्या को लेकर आज हम लोग 6 सूत्री मांग कार्यपालक अभियंता के पास आए थे। इसमें पहला मांग है हम लोग का जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल के प्रांगण पर टैंकी एक बना हुआ पानी का टैंकी जो जर्जर स्थिति में है, कभी भी बड़ा दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। तो आसपास एक घनी आबादी होने के चलते जिससे बड़ा दुर्घटना ना हो, उसको मांग को लेकर हम लोग आए कि मरम्मत उसका होना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को भय का जो माहौल बना हुआ है उससे निजात मिले। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रोवेस इंटरनेशनल कंपनी के बाहर सोमवार को मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने उन्हें 10 से 15 वर्षों तक काम कराने के बावजूद PF और ESI जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। इसके अलावा एक मजदूर का दावा है कि उसे काम के दौरान मोबाइल फोन पर मैसेज देखने मात्र के कारण काम से निकाल दिया गया था, जिससे उनके बीच असंतोष बढ़ गया। अपने अधिकारों की मांग को लेकर मजदूरों ने सोमवार से कंपनी के गेट के सामने धरना शुरू कर दिया है। वहीं कंपनी प्रबंधन का कहना है कि मजदूरों को पेमेंट जरूर किया गया है, हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई है। कंपनी के प्लांट हेड मृत्युंजय चौधरी ने बताया कि कई मजदूरों के मामले कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके कारण कुछ मजदूरों को भुगतान नहीं किया जा सका है। धरने पर बैठे मजदूरों को झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा का भी समर्थन मिल रहा है। मोर्चा ने मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का वादा किया है। प्रदर्शनकारी मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जा सकती, वे अपने आंदोलन जारी रखेंगे। 12 अगस्त को मेरे साथ ऐसे हुआ। उसके बाद में 12 अगस्त से मेरे को बैठा के रखा, वेतन दे रहा था, बोला था हम वेतन दे रहे हैं, बैठ के रहिए। तो हमने बोला हम बैठ के नहीं रहेंगे। 27 तारीख को मेरा सेटलमेंट बनाया। सेटलमेंट मेरा 1,29,000 रुपया बना है। नहीं किया, हम किसके पास जाएंगे, हम कहाँ पहुँच पाएंगे। बात ये सर पेमेंट से रिलेटेड ही हमने आपको बताया कि विगत 3 महीने से पेमेंट का रोटेशन थोड़ा खराब था। तो हमने उनको बोला कि भाई नहीं हो रहा है। देखिए क्या है कि पहली प्राथमिकता हमने दी कि उनका सैलरी हम कर रहे हैं ताकि उनका ही परिवार चलता रहे। और उनको ये भी कहा कि देखो अभी पेमेंट की थोड़ी दिक्कत है, जैसे आएगा हम उसको अपडेट कर रहे हैं। अभी हमारा कुछ माल गया था, उसका पेमेंट हमको पिछले हफ्ते मिल गया था, तो हमने सारा इनका अपडेट कर दिया। अब उसमें कोई बकाया नहीं। इधर जमशेदपुर पुलिस ने बच्चों के लिए एक सुखद पहल की है। इसके तहत गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में बाल पुस्तकालय से वाचनालय का शुभारंभ किया गया है। सोमवार को इसका उद्घाटन एसएसपी किशोर कौशल ने फीता काट कर किया। मौके पर प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्रा, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग की उपस्थिति रही।
उद्घाटन के साथ ही बच्चों में पुस्तकालय को लेकर उत्सुकता देखने को मिली। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने यहां आकर किताबें पढ़ी और नई नई जानकारी हासिल की। इस दौरान एसएसपी किशोर कौशल ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें पढ़ाई की ओर प्रेरित किया। उद्घाटन के बाद उपस्थित गणमान्य लोगों ने पुस्तकालय का अवलोकन किया और यहाँ मौजूद किताबों के संग्रहण को देखा। एसएसपी ने बताया कि इस पुस्तकालय में बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ साहित्य, इतिहास और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि पुस्तकालय को और बेहतर बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो आने वाले समय बच्चों के सुझावों के आधार पर आगे काम करेगी। ये पहल बच्चों के लिए शैक्षिक और मानसिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि ये बच्चों को ज्ञान की ओर अग्रसर करेगा। जमशेदपुर पुलिस लाइन में एक छोटी सी पहल की गई है और एक बाल पुस्तकालय का आरंभ हम लोगों ने किया है, जो प्रभात खबर के यहाँ स्थानीय जो संपादक हैं मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी के साथ हम लोग काफ़ी दिनों से इस पर विमर्श कर रहे थे कि इस प्रकार की एक पहल की जाए, जिसमें कि जो पुलिस लाइन के बच्चे हैं उनको एक स्थान मिल सके जहां पर आकर के वो अपनी घर के इतर भी अगर आकर के पढ़ना चाहें तो पढ़ लिख सकें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अतिरिक्त किताबें भी हम लोग रखें जो न केवल विषयों से संबंधित हो बल्कि विषयेतर भी हों, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित हों, जो हमारे जो महापुरुष रहे हैं, जो बड़ी शख्सियतें रही हैं हिंदुस्तान की या देश दुनिया की, उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें यहाँ पर रहें। तो हम लोगों ने एक छोटी सी पहल की है, कुछ किताबें हम लोग लेकर के आए हैं और अभी हम लोग एक कमेटी हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो टाइम टू टाइम सजेस्ट करेगी, जिससे कि हम लोग यहाँ पे किताबों को और संख्या को बढ़ाएंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों के जो बच्चे हैं और जो परिवारजन हैं वो इसका लाभ निश्चित होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में आयोजित की गई, जिसमें झारखंड प्रांत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष और झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड प्रांत संघ चालक सच्चिदानंद लाल अग्रवाल और प्रांत कार्यवाहक संजय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि संघ इस वर्ष अपने शताब्दी वर्ष का जश्न मना रहा है, इसलिए झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संजय ने बताया कि इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व शांति और सामूहिक समृद्धि के लिए संगठित हिंदू समाज का निर्माण करने और बांग्लादेश के हिंदुओं को हर प्रकार से सहयोग देने का संकल्प लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि विजयदशमी से संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें संघ के सभी खंडों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के लगभग हर गांव में संघ के कार्यकर्ता सक्रिय हैं और राज्य के 879 गांवों में संघ पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। ये संघ के विस्तार और सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हम सबको ज्ञात है कि बेंगलुरु में चेन्नईहल्ली में ये बैठक संपन्न हुआ। मुख्य रूप से 21, 22, 23 यह अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें झारखंड प्रांत से भी 33 कार्यकर्ता इस बैठक में गए थे, वहां उनकी उपस्थिति थी। पूजनीय सरसंघ चालक जी, सर कारवाह जी भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि करके 21 तारीख को प्रातः 9 बजे इस बैठक का शुभ प्रारंभ किए और बैठक में ऐसे 3 दिनों के सत्र में कुल 14 सत्र की बैठकें संपन्न हुई है और वर्ष भर का एक कैलेंडर बनता है। इस बैठक में मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव और 1 माननीय सर कारवाह जी का वक्तव्य आया है। आपका देखने का क्या तरीका, हमारा देखने का क्या, दोनों में अंतर है। हम हमारे हिसाब से मान लीजिए किसी गांव में 10 संघ के कार्यकर्ता हो गए, 5 स्वयंसेवक हो गए, जो भी हो गए, तो संघ वहां पहुंच गया, ऐसा हमारा नहीं मानना है। तो हम उसका आकलन कैसे करते हैं? तो जब हमारा वहां नित्य लगने वाली शाखा जब प्रारंभ हो जाता है या सप्ताह में 1 दिन लगने वाला शाखा प्रारंभ होता है, जिसको मंडली कहते हैं, या मासिक में 1 दिन चलने वाला मिलन प्रारंभ होता है, तो हम मानते हैं कि वहां हमारा काम है। स्वयंसेवक तो झारखंड के सभी गांवों में है, कोई भी ऐसा गांव नहीं है झारखंड का या पूरे भारत का जहां संघ के स्वयंसेवक नहीं है। लेकिन काम की अगर बात करेंगे तो शाखा, मिलन, मंडली, ये 3 होगा तो हम मानेंगे कि हमारा वहां काम है। तो उस हिसाब से 879 गांवों में अपना
झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्टेप दुर्गा पूजा मैदान में आयोजित 3 दिवसीय 18वें राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का रविवार देर शाम समापन हुआ। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी पहुंचे। समारोह में शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता एक सराहनीय पहल है जो निश्चित तौर पर राज्य के बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन में अहम भूमिका निभाने के लिए पूर्व विधायक अरविंद सिंह की सराहना की और कहा कि उनकी कोशिशों से यह आयोजन सफल हुआ है। रामदास सोरेन ने आगे बताया कि शिक्षा विभाग झारखंड के स्कूलों में स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करेगा और पूर्वी सिंहभूम, घाटशिला, सरायकेला और चाईबासा में बॉक्सिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंतिम व फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में 26 अंक लाकर पूर्वी सिंहभूम जिला की कमेटी विजेता बनी, जबकि बोकारो की टीम 9 अंकों के साथ रनर अप रही। वहीं महिला वर्ग में रांची की टीम 21 अंकों के साथ विजेता रही, जबकि पूर्वी सिंहभूम की टीम 8 अंकों के साथ उप विजेता रही। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पुरुषों में बेस्ट बॉक्सर का खिताब पूर्वी सिंहभूम के यशु कुमार दास के नाम रहा, जबकि बेस्ट लूजर हजारीबाग के प्रमोद कुमार रहे। महिलाओं में बेस्ट बॉक्सर रांची की जेसिका हेसा बनी, जबकि बेस्ट लूजर पूर्वी सिंहभूम की पलक कुमारी रही। और निश्चित रूप धन्यवाद जो आश्वासन दी। आज सरायकेला जिला एसोसिएशन बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से राज्य स्तर का बॉक्सिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है, ये हमारी इस राज्य के लिए एक सराहनीय कदम है और खास करके हम मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक अरविंद सिंह जी को हम धन्यवाद देंगे जिन्हें इनके सहयोग से यह आयोजन इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और आने वाले समय पर आज हमारे इस राज्य में प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ पर लोगों की इच्छा की कमी है। आज लोग इच्छा चाहिए तो आप देख रहे हैं ना, स्वर्ग तक पहुँच रहे हैं। का जो प्रतिभा है उसका जो टूर्नामेंट है, प्रतियोगिता है, इसे जिला स्तर से हर जिला में प्रखंड स्तर से इसको खुलवाने का मैं अपना विभाग का प्रयास कर रहा हूँ। और सरायकेला जिले के गम्हरिया बुलाईडीह स्थित राधा रानी मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय श्री श्री राधा गोविंद हरिनाम संकीर्तन का रविवार को समापन हुआ। इस अनुष्ठान के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बबलू सोरेन ने पूजा अर्चना में भाग लिया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्थानीय जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल, विधायक प्रतिनिधि परमेश्वर प्रधान, दीपक नायक, माणिक गोप, रीता मंडल, ममता बेज समेत संकीर्तन एवं मंदिर समिति के अन्य सदस्यगण भी उपस्थित थे। संकीर्तन का आयोजन मंदिर परिसर में हुआ, जहां भक्तगण भगवान श्री राधा गोविंद के नाम का जाप करते हुए भक्ति में लीन हो गए। ये कार्यक्रम धार्मिक आस्था का प्रतीक बनकर क्षेत्रवासियों के बीच उल्लास और सकारात्मकता का माहौल बना। सोमवार को संकीर्तन का समापन धूलट के साथ किया जाएगा, जिसके बाद क्षेत्र के लोग पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका से जुड़ी पंचायत के गिरी गोवर्धन टोला के 70 परिवारों को पिछले कई महीनों से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा था। इससे संबंधित खबर इनसाइड झारखंड में दिखाए जाने के बाद पीएचडी विभाग हरकत में आया और क्षेत्र के खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती का कार्य शुरू हुआ। स्थानीय महिलाएं इस समस्या के समाधान के लिए लगातार आवेदन दे रही थी, लेकिन किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। न्यूज चैनल में खबर चलने के बाद पूरा मामला पीएचडी विभाग के
एसटीओ महेंद्र बैठा और पोटका के जेई रॉबिन्सन होरो के संज्ञान में आया। उन्होंने समस्या का समाधान करते हुए तत्काल चापाकल की मरम्मत शुरू करने का निर्देश दिया। इस दौरान जो जल मीनार और चापाकल खराब पड़े थे उन्हें पीएचडी विभाग ने कड़ी मशक्कत से दुरुस्त किया। चापाकल की मरम्मत से महिलाओं में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि अब उन्हें गर्मी में पानी की समस्या से निजात मिलेगी और वे आसानी से अपने घरों में पानी प्राप्त कर सकेंगी। ये कदम न केवल पानी की समस्या का समाधान है बल्कि इसने महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण सुधार लाया है। बहुत खुश है। 10 महीना से बंद था चापाकल और हम लोग बहुत मीडिया वालों को भी बुलाए और ये सब देखे और बन गया। हम लोग को बहुत खुशी हुआ चापाकल बना। घर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को पानी का भी तो हम लोग परेशान थे बहुत पानी के लिए, उधर उधर जाना पड़ता है सुबह शाम पानी लाने के लिए। तभी बन गया, हम लोग को खुशी हुआ। चलो किसी का घर नहीं जाना पड़ेगा, किसी का द्वार जाना नहीं पड़ा। अभी सरकारी नल तो हम लोग का बन गया। यह जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित तालसा गांव में आयोजित 3 दिवसीय महापर्व समारोह का रविवार को समापन हो गया। इस उपलक्ष्य पर आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और पोटका के विधायक संजीव सरदार की धर्मपत्नी रानीता सरदार प्रमुख रूप से उपस्थित थी। इस दौरान उड़ीसा, बंगाल और कोल्हान भर से आए नृत्य दलों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया और उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक था। तालसा के माझी बाबा दुर्गाचरण मुर्मू ने बताया कि महापर्व के अवसर पर 55वां वार्षिक खेलकूद सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिवासी नवयुवक क्लब और ग्राम सभा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। समापन पर नृत्य दलों ने अपने अपने बाहर नृत्य की प्रस्तुति दी, जो इस सांस्कृतिक पर्व का प्रमुख आकर्षण था। इसके पहले समारोह के दौरान विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए ताकि वे भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर सके। समारोह में शामिल हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इस पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाहा आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका सभी को पूरे साल इंतजार रहता है। इस पर्व में पूरे गांव के लोग साल वृक्ष के नीचे एकत्रित होकर अपने इष्ट की पूजा करते हैं, जो हमारे पारंपरिक रीति रिवाजों को बनाए रखने का एक अद्भुत तरीका है। सबों को जोहार। आज ये 55वां एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम आदिवासी नवयुवक क्लब तालसा और ग्राम सभा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। और आज का कार्यक्रम ये समापन दिवस है आज, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम के तहत बाहर नृत्य दल जो 2 टीम उड़ीसा से आए हैं, 3 टीम जो है वो बंगाल से आए हैं और यह कोल्हान से 8 टीम है और सभी अपना अपना पारंपरिक हमारा सांस्कृतिक जो नृत्य है बाहर नृत्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस आयोजन के विशेष ये हम लोग का यह है महत्व है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद जैसे आपका जेवलिंग थ्रो, शॉटपुट थ्रो और रस्सी खींचा-खींची, तीरंदाज, जो हमारा नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स है, ये सब हम लोग आयोजन किए और प्रतिभागियों ने भी अच्छा आनंद लिया। आने वाला दिन में अच्छा प्रदर्शन करेगी। उसके साथ फुटबॉल खेल का आयोजन किया। मैंने आदिवासी समाज का बाहा पर्व जो है ये बहुत बड़ा एक उत्साह और की तरह इसको मनाया जाता है और इसके लिए साल भर हमारी समाज को इंतजार रहता है कि कब बाहा आएगा, हम अपना घर द्वार को साफ सुथरा करके जेड़र बताव करेंगे, अच्छा से अच्छा करेंगे। क्योंकि
या ऐसे पर्व है हमारे समाज के साथ, हमारे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज हम लोग प्रकृति जो पूजा करते हैं, हम लोग जिंदा गाछ, साल का गाछ के नीचे हम लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। इसलिए आज इस पर्व के उत्सव में हम कहना चाहेंगे, आप देख रहे हैं हमारे समाज के लोग किस तरह इस पर्व में आए हुए हैं, पूरा सब ट्रेडिशनल, ये बड़ा ट्रेडिशनल साड़ी धोती पहन करके। यह एक हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण ये महापर्व जो हम लोग मनाया जाता है। इसको आज इसको महा उत्सव के रूप में भी इसे आज जो है ये पर्व का साथ साथ इस महा उत्सव के रूप में भी आप इसको मान सकते हैं, देख सकते हैं। विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर यक्ष्मा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रांची में एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। ये प्रभात फेरी सिविल सर्जन कार्यालय से शुरू होकर सदर अस्पताल परिसर होते हुए सर्जन चौक तक गई। इसमें स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सा पदाधिकारी और ANM कर्मी बड़ी संख्या में शामिल थे। प्रभात फेरी का उद्देश्य लोगों को यक्ष्मा के लक्षण, उपचार और इससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना था, ताकि इस बीमारी को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। इस दौरान जिला टीबी पदाधिकारी ने बताया कि जिले में टीबी के मरीजों की जांच तेजी से की जा रही है और पिछले वर्ष लगभग 3600 मरीजों की जांच की गई थी। उन्होंने कहा कि रांची जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले में टीबी के मामलों में कमी आए। पदाधिकारी ने भरोसा जताया कि रांची जिला जल्द ही टीबी मुक्त जिला बनेगा। इस अभियान के तहत लोगों को टीबी के लक्षण, उपचार और इससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, ताकि इस जानलेवा बीमारी को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। जांच और उसका इलाज करने का टारगेट किया था, जिसमें 7600 हमने अचीव कर लिया। इसी प्रकार नेशनल टीबी इनोवेशन प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत हमें 2025 में टारगेट मिला था तो 8100 कुछ है, जिसमें अभी 3 महीने में हम 1300 टारगेट अचीव कर लिए हैं। इसी तरह से हम जो नेशनल टीबी इनोवेशन प्रोग्राम का जो मुख्य लक्ष्य है, जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, जो घोषणा की गई है, जो स्लोगन भी बनाया गया है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, उसमें एक देश से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, इसी प्रकार पंचायत स्तर में छोटी यूनिट में 1000 पॉपुलेशन पर 30 मरीज को चुनकर उसका इलाज कराना है। उसका लक्ष्य रखा गया है। जो टीबी मुक्त पंचायत का एक इंडिकेटर्स है, उसी इंडिकेटर से 6 इंडिकेटर्स रखा गया था। उस 6 इंडिकेटर्स में से हमारे रांची जिले में 13 पंचायत को टीबी मुक्त पंचायत घोषित करने के एक टीम द्वारा चुना गया है। इसको अवार्ड भी दिया जाएगा। यही हमारा आज का कार्यक्रम का मूल संदेश देना चाहेंगे कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। सर, अपना पूरा परिचय दो। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।